मुख्यमंत्री में या मंत्रियों में या विधायकों में कोई आपसी मनमुटाव है, ऐसा कहीं से कहीं तक नहीं है। हमारे यहाँ संगठन बड़ा होता है, व्यक्ति बड़ा नहीं होता है। ये तो दूसरे दल हैं, वामपंथी लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं, उनके यहाँ व्यक्ति बड़ा होता है। एक मन के साथ हम लोग प्रदेश के विकास में लगे हुए हैं और इसमें कहीं से कहीं तक कोई बाधा नाम की गुंजाइश नहीं आने देंगे। आप क्या चला रहे हैं तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन हाँ, मैं अपने नेतृत्व से मिलने आया हूँ। मैंने उनसे समय लिया है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का JK24 न्यूज पर। मैं हूं प्रियंका आपके साथ। इकलौता ऐसा राज्य उत्तराखंड जिसमें एक के बाद एक ऐसे कई घटनाक्रम हुए हैं कांग्रेस से लेकर बीजेपी की सरकारों में, जब चुनावों की जरूरत नहीं पड़ी और सीएम बदल गए। चुनावों के समय चेहरा कोई रहा, लेकिन कुछ वर्षों के अंतराल पर कई ऐसे चेहरे सामने आए जिससे उत्तराखंड इकलौता देश का ऐसा राज्य बन गया जहां पर बड़े ही अद्भुत तरीके से बदलने वाले सीएम की कैटेगरी या ऐसे नाम शामिल हो गए, जिसमें पिछले 20 साल के दौरान 9 सीएम, रिकॉर्ड अपने आप में यह है किसी राज्य का, जिसमें 9 सीएम के चेहरे, 9 सीएम पदभार संभाल चुके हैं, कार्यकाल संभाल चुके हैं। लेकिन अब अचानक से उत्तराखंड में ठीक 1 साल पहले जब चुनाव अगले साल होने वाले हैं, तब ऐसा क्या हो गया कि त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार संकट में नजर आ रही है। ऐसे क्या सियासी संकट इस समय त्रिवेंद्र सिंह रावत सामना कर रहे हैं अपनी सरकार में, क्योंकि सत्र चल रहा था, अचानक से देहरादून पहुंच गए और सत्र स्थगित करने के बाद उन्हें बुलावा आ गया दिल्ली का। आज तो मुख्यमंत्री उत्तराखंड के दिल्ली में है, लेकिन शुरुआत एक बड़ी खबर से करेंगे। ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से उत्तराखंड के अंदर यह संकट मंडराने लगा है? इस बात की चर्चा होने लगी है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत शायद अपना पद खो रहे हैं या मुख्यमंत्री उत्तराखंड में बदलने वाला है। लेकिन ऐसे बहुत सारे सवालों पर जवाब लें उससे पहले एक बड़ी खबर है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री दिल्ली में है, लेकिन देहरादून से लेकर दिल्ली तक हर कोई यही सवाल पूछ रहा है कि क्या त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार में सब कुछ ठीक है या फिर उनके खिलाफ बगावती तेवर हैं, जिसकी वजह से उन्हें फिलहाल दिल्ली आना पड़ा है। खबर यह कि दर्जन भर से ज्यादा विधायक हैं जो नाराज हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत से। बगावत का मोर्चा उन्होंने खोल दिया है त्रिवेंद्र सिंह रावत से। बड़े नेता ऐसे हैं जो उनसे बात करना चाहते हैं, कई नेताओं के साथ बैठक की खबर है। खबर यह भी कि किसी भी समय वो जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। हालांकि ये कहा जा रहा है कि समय नहीं बताया जा रहा है ये मुलाकात कब होगी, लेकिन आज त्रिवेंद्र सिंह रावत दिल्ली में हैं, केंद्रीय आला कमान से मिलने वाले हैं, बड़े नेताओं के साथ मीटिंग करने वाले हैं। और इसके पीछे क्या एजेंडा हो सकता है, इसी पर बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। कुछ ही दिन पहले कुछ पर्यवेक्षक दिल्ली से भेजे गए थे उत्तराखंड देहरादून में, और वहां की हुई बैठक के बाद से ये ज्यादा संभावनाएं बढ़ गई हैं कि बहुत कुछ ऐसा है जो त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार को संकट के मोड़ पर ले गया है, जहां त्रिवेंद्र सिंह रावत का विकल्प भी तलाशा जा सकता है। उत्तराखंड के अंदर ये नई नई सियासी हलचल तो यही बता रही है, कुछ ऐसा है जो पार्टी के अंदर खाते ठीक नहीं बताता वहां के हालात को। लेकिन क्या वाकई में त्रिवेंद्र सिंह रावत का दिल्ली आना सरकार में बदलाव का संकेत है, सीएम चेहरे में बदलाव का संकेत है, या इसके कुछ और मायने हैं? इस समय उत्तराखंड कांग्रेस तो लगातार यही दम भर रही है कि कुछ तो ऐसा है जो बीजेपी अंदर अंदर परेशान हो रही है, लेकिन विपक्ष को नहीं बता रही है। आज जो घटनाक्रम हुआ है दिल्ली आना त्रिवेंद्र सिंह रावत का, इसके पीछे की भूमिका आपको समझा देते हैं। 2 से 3 दिन पहले की खबरें थी कि त्रिवेंद्र सिंह रावत को अचानक से देहरादून आना पड़ा। हुआ ये कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 5 मार्च को अपना बजट पेश किया। ठीक एक दिन बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत सत्र को बीच में छोड़कर सत्र को स्थगित करना पड़ा और 6 मार्च को मुख्यमंत्री बदलने की चर्चाएं काफी ज्यादा तेज हो गई थी कि कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से त्रिवेंद्र सिंह रावत के रवैये से कुछ लोग पसंद नहीं कर रहे, उनके रवैये को और नाराज हैं। अचानक से दुष्यंत कुमार गौतम और रमन सिंह, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री, को पर्यवेक्षक बनाकर देहरादून भेजा गया। इसी बीच में विधायकों के साथ मीटिंग की खबर भी आई। दोनों के पहुंचने के बाद से बजट सत्र बीच में ही स्थगित कर दिया गया। कई मुद्दे थे जिन पर चर्चा हो सकती थी, लेकिन ये सत्र आगे नहीं चला। बजट सत्र को स्थगित करना पड़ा। बीजेपी विधायकों को गैरसैंण से सीधा देहरादून लाया गया। 5 को बजट और 6 को काफी ज्यादा हलचल देहरादून के अंदर दिख रही थी, जिसके बाद से बीजेपी के पर्यवेक्षकों ने रिपोर्ट दी केंद्रीय नेतृत्व को। सीएम आवास पर हाई लेवल बैठक हुई। इसमें कई ऐसे मुद्दे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि शायद 4 साल का कार्यकाल पूरा होने पर बात हुई।
लेकिन सवाल यह है कि इसके अलावा क्या बात हुई। इसके बाद पूरा मामला पहुंच गया दिल्ली, जिसकी वजह से मुख्यमंत्री को खुद दिल्ली आना पड़ा। लेकिन दिल्ली में जेपी नड्डा के साथ मुलाकात और किस किस बड़े नेता के साथ मुलाकात होगी, इसी पर तय होगा कि आगे क्या वाकई में कोई फैसला होने वाला है। ज्यादा जानकारी के लिए देहरादून से हमारे ब्यूरो चीफ उत्तराखंड के हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं ज्यादा बातचीत के लिए धीरेन्द्र, क्योंकि देहरादून में तो जो चर्चा हुई थी उसके बाद तो कहा गया कि अब पर्यवेक्षक के ऊपर है कि वो रिपोर्ट सौंपेंगे तो केंद्रीय नेतृत्व आगे क्या करेगा पूरे मामले पर। लेकिन आज जब त्रिवेंद्र सिंह रावत खुद दिल्ली में है और कई बैठकें अभी कहा जा रहा है आने वाले कुछ समय में होंगी, क्या चर्चा है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर? क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने तो कहा ज्यादा कुछ नहीं, बस मीटिंग का समय उन्होंने बताया कि हाँ आज मुलाकात होगी। बिल्कुल प्रियंका, देखिए पिछले 6 तारीख से 6 मार्च से और आज 8 मार्च से 3 दिन के जो दिन है उत्तराखंड की सियासत में बेहद हड़कंप मचा हुआ है। एक तरह से बहुत जबरदस्त हलचल है सियासी जगत में, और जिस तरह से बजट सत्र को बीच में समाप्त करना पड़ा और पूरा मंत्रिमंडल और भाजपा के सभी विधायकों को कोर कमेटी की बैठक में बुलाया गया। हालांकि उनके प्रदेश नेतृत्व का यह दावा है कि वह कोर कमेटी की बैठक पहले से तय थी, लेकिन आप देखिए जिस तरह से 2 पर्यवेक्षक, एक जो दुष्यंत गौतम है राष्ट्रीय महामंत्री है भारतीय जनता पार्टी के और उत्तराखंड के प्रभारी भी हैं, इसके साथ डॉक्टर रमन सिंह जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और पूर्व मुख्यमंत्री है, बहुत सीनियर नेता है बीजेपी, उनको आनन फानन में यहाँ आना पड़ा। और जिस तरह से कोर कमेटी की बैठक हुई, सारे लोगों को, आप देखिए अजय कुमार जो यहाँ के संगठन मंत्री है प्रदेश भाजपा के, वो बंगाल में चुनाव प्रचार में थे, उनको वहां से बुलाया गया। अजय भट्ट नैनीताल जा रहे थे, उनको वहां से बुलाया गया। तीरथ रावत जो पौड़ी गढ़वाल से सांसद है, उनको पौड़ी से बुलाया गया। और आनंद फानन में जिस तरह से बीजेपी ने बुलाया इन लोगों को, तो एक बड़ा संकेत गया कि कोई न कोई चीज तो बीच में चल रही है बीजेपी के प्रदेश नेतृत्व में। और जिस तरह से केंद्रीय नेतृत्व का इसमें दखल हुआ और अचानक कोर कमेटी की बैठक हुई, 2 पर्यवेक्षक आए, उसने इस चर्चा को और हवा दे दी कि भारतीय जनता पार्टी जो त्रिवेंद्र रावत के नेतृत्व में उत्तराखंड में राज कर रही है, सत्ता चला रही है, उसके अंदर कुछ न कुछ असंतोष है, कोई न कोई ऐसी सियासी खिचड़ी पक रही है जो शायद मुख्यमंत्री के लिए अच्छी बात नहीं सवाल है। क्योंकि अभी जब त्रिवेंद्र सिंह रावत मीडिया के सामने आए दिल्ली में, तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है कि उन्हें कोई संकट नजर आ रहा हो। क्या अभी जो चर्चा हो रही है कि विकल्प तलाशा जा रहा है, शायद विकल्प जिसमें विधायकों की नाराजगी भी कारण बताया जा रहा है, बहुत सारे मुद्दे हैं जो इसके पीछे बताए जा रहे हैं कि वजह हो सकती है, क्या उत्तराखंड का अपना इतिहास इन जो संभावनाएं हैं इनको प्रबल कर रहा है? क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत के हाव भाव और उनकी बातचीत तो बता रही थी कि जब तक मुलाकात नहीं होगी शायद वो कुछ नहीं बता पाएंगे। बिल्कुल, देखिए प्रियंका, उत्तराखंड का सियासी इतिहास और राजनीतिक इतिहास अगर देखें, सन 2000 में जब उत्तराखंड निर्माण हुआ, उसके बाद जो मुख्यमंत्री बने नित्यानंद स्वामी, वो अपना कार्यकाल नहीं पूरा कर पाए, उन्हें बीच में हटाया गया। फिर भगत सिंह कोश्यारी जो आजकल महाराष्ट्र और गोवा के राज्यपाल हैं, उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। फिर सरकार नहीं आई, कांग्रेस सरकार 2002 में आई और एनडी तिवारी 5 साल किसी तरह सरकार खींची। अगर उत्तराखंड के सियासी इतिहास की बात करें तो एकमात्र मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी है, स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी, जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। नहीं तो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, चेहरे लगातार बदलते रहे। आप देखिए 2007 में बीजेपी सत्ता में आई, बीसी खंडूड़ी को मुख्यमंत्री बनाया और 2 साल के बाद जब 2009 में लोकसभा चुनाव हुए, उसके तत्काल बाद उनको हटना पड़ा और रमेश पोखरियाल निशंक को मुख्यमंत्री की कमान दी गई। उसके बाद 2 साल ही वो मुख्यमंत्री रह पाए, 2 महीने चुनाव पे रह गए थे विधानसभा के, उनको हटा करके फिर से बीसी खंडूड़ी को कमान दी गई और उसके बाद फिर कांग्रेस सत्ता में आई। कांग्रेस सत्ता में आई, विजय बहुगुणा मुख्यमंत्री बने, वो भी सिर्फ 2 साल रह पाए। उसके बाद हरीश रावत आए और 17 में वो चले गए। पहली बार उत्तराखंड के सियासी इतिहास में किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला। प्रियंका जी आपको बता दें 2017 में, और त्रिवेंद्र रावत को उस स्पष्ट और प्रचंड बहुमत की सरकार से आप कह रहे हैं कि अगर त्रिवेंद्र सिंह रावत दिल्ली से देहरादून वापस जाते हैं और कोई बड़ा फैसला नहीं होता, तो ये एक तरह से नारायण दत्त तिवारी की सरकार के बाद में बीजेपी के पास पहला ऐसा मौका होगा जब त्रिवेंद्र सिंह रावत 5 साल सरकार चला रहे हो। बहुत बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र, तमाम जानकारी के लिए, इस बातचीत के लिए। नजर रखिएगा खबर पर, लेकिन इस समय ज्यादा बातचीत के लिए खास मेहमान हमारे साथ आ गए हैं। आरपी रतौरी हमारे साथ आ रहे हैं कांग्रेस से। रतौरी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर विजय खेड़ा बीजेपी से हमारे साथ हैं। विजय खेड़ा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। अनिल मिश्रा आ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत बहुत स्वागत है अनिल मिश्रा जी आपका भी। मेरा पहला सवाल डॉक्टर विजय खेड़ा जी आपसे है,
अगर देहरादून से लेकर दिल्ली तक ये सवाल पूछा जा रहा है कि कुछ तो ऐसा है ना जो ठीक नहीं है सरकार के अंदर, वरना एक के बाद एक कार्यक्रम स्थगित हो रहे हैं। बजट सत्र पूरा अच्छे तरीके से चलता, उससे पहले पर्यवेक्षक पहुंच गए, फिर सीएम को खुद दिल्ली आना पड़ा। अभी तय नहीं है कि क्या मीटिंग का एजेंडा है और 4 साल पूरे होने को है। ये पहली दफा होगा अगर त्रिवेंद्र सिंह रावत का चेहरा रहता है अगले 1 साल सीएम की कुर्सी पर, कि कांग्रेस ने एक चेहरा 5 साल तक रखा नारायण दत्त तिवारी का, और फिर त्रिवेंद्र सिंह रावत कंफर्म होंगे, शायद होंगे। क्यों ये सवाल उठ रहे हैं आज? अभी आप कह रही कुछ तो ऐसा है, तो कुछ तो ऐसा होता ही रहता है राजनीति में, कोई नई चीज नहीं है, तो होता ही रहता है। और वहां अभी कोई ऐसी समस्या दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन अब कारण उसके ये है कि एक तो क्या है, भारतीय जनता पार्टी को इतना भारी बहुमत मिला है, 2/3 मेजोरिटी मिली है, और छोटा सा स्टेट है, विधायकों की संख्या कम है, 15% से अधिक मंत्री नहीं बन सकते हैं, काफी लोग इसमें सीनियर्स भी हैं। अब इन हालातों में उसमें हर एक की भरपाई करना, हर एक को राजनीतिक अपना भविष्य और आगे बढ़ने का लोग प्रयास करते हैं, तो ये राजनीति में ये बातें छोटी मोटी होती रहती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कभी हुआ नहीं है और होता भी नहीं है कि कोई डिसीडेंट्स पैदा हो और सरकारें पलटे, ऐसा अनुभव कुछ है नहीं। बड़ी मतलब अनुशासित पार्टी है ये। तो पार्टी के अंदर जो बातें हुई हैं वो की शिकायतें हो सकती है, किसी के काम नहीं हो, किसी के क्षेत्र में कम काम हुए, किसी के में ज्यादा हुए होंगे, और चुनाव का वर्ष आ रहा है तो विधायकों की शिकायत होना जेन्युइन होता है, सभी जगह होती है। उनको सुना जाएगा, सुन के उनको कमी होगी उसको दूर किया जाएगा, कि चुनाव का वर्ष है, राजनीतिक है। नहीं विजय खेरा जी, आप तो बहुत आसानी से बात बता रहे हैं कि कोई बड़ी बात नहीं है, चलिए होता रहता है, कोई किसी से नाराज हो, लेकिन अभी इतना भी क्या जरूरी मुद्दा होगा और एजेंडा होगा कि आप 4 साल कार्यकाल अपना पूरा कर रहे हो 18 मार्च को, आप उसके लिए कोई खास कार्यक्रम बनाते या सत्र में विधायकों का अपोजिशन का जवाब देते? सब कुछ छोड़कर आप दिल्ली में हैं और आपके 2 पर्यवेक्षक गए थे देहरादून, उन्होंने विधायकों से मीटिंग की, हाई लेवल मीटिंग हुई। मतलब कुछ तो ऐसा है जो आप सुलझाना चाहते हैं, कुछ तो उलझा हुआ है ना। फिर रमन सिंह जी गए थे वहां पर, उपाध्यक्ष हैं जो राष्ट्रीय, और वहां के प्रभारी जी गए दुष्यंत गौतम जी, और ये बताया ना आपको, एक जाति है, वैसे भी जाति रहते हैं, और जब कोई बात होती है, विधायकों ने बात रखी है, हमने आपसे बताया कुछ विधायकों को हो सकता है क्षेत्र में काम नहीं हुआ हो, वो बात उन्होंने रखी है कि अब काम होने का वक्त है, इलेक्शन ईयर है, उनकी संतुष्टि के लिए उनकी बातों का सुना जाना आवश्यक है। वहां भी सुनी गई, यहाँ भी सुनी गई, मुख्यमंत्री जी से बातचीत हुई है, और मुख्यमंत्री जी भी आश्वस्त हैं, उनके से पार्टी आश्वस्त है। उसमें आंतरिक शिकायतें हैं, आपस में एक दूसरे की बुद्धि होती रहती है, मंत्री का बीच में एक्सपेंशन नहीं हुआ, जैसे हम आपसे बताया कि इतनी भारी मेजोरिटी होने के कारण ये बात उठाना कोई नई बात नहीं है। यही बात बहुत है कि 4 तक भी किसी ने कोई बात नहीं उठाई, फिर मुख्यमंत्री जी के ऊपर आज तक एक भी दाग नहीं लगा। विजय खेरा जी, आपसे और सवालों से पहले आरपी रतौरी जी, कांग्रेस उत्तराखंड ये कह रही है सरकार का जो प्रदर्शन हमने सदन में देखा, जो रवैया देखा, जो सवाल विपक्ष ने उठाए उसका जवाब ना देना और वहां सत्र छोड़कर निकल जाना या स्थगित कर देना, इसका मतलब ये कि पार्टी के अंदर कोई घमासान या तूफान ऐसा है जो सत्र से ज्यादा जरूरी था। देखिए, निश्चित तौर पर प्रियंका जी, पहली बार ग्रीष्मकालीन जिस राजधानी को घोषित किया था वहां सत्र चल रहा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में इतनी उहापोह की स्थिति रही कि सत्र को 6 दिन 5 दिन में ही तिथि करनी पड़ी, और आवश्यक रूप से भारतीय जनता पार्टी में केंद्र से लेकर प्रदेश में हलचल मचता रहा। विकास का मुद्दा छोटा पड़ गया, पार्टी का मुद्दा बड़ा हो गया। इससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में उत्तराखंड में कहीं ना कहीं कुछ पक रहा है, कुछ असंतोष हो रहा है विधायकों में, विधायकों के क्षेत्र में विकास नहीं हो पा रहा है, और जो 4 साल की उपलब्धि का गुणगान करने वाले थे वो आज अपनी स्थिति को बचाने में लगे पड़े हैं। दिल्ली दौड़ हो चाहे उत्तराखंड दौड़ हो, केवल इनका एजेंडा है कि किसी तरह से हम सत्ता में बने रहे। वैसे तो इनका अंदरूना मामला है कि किसको ये मुख्यमंत्री बनाए न बनाए जी, और किसको हटाएं, लेकिन सवाल उत्तराखंड के विकास का है, क्योंकि
मुद्दा उत्तराखंड के डेवलपमेंट का था और 10 तारीख तक सत्र चलना था और इन्होंने लपेट दिया उसको 5-5.5 दिन में। इसका मतलब इनके एजेंडे में विकास छोटा मुद्दा है, अपना झगड़ा बड़ा मुद्दा है। तो कहीं ना कहीं ये नुकसान कर रहा है उत्तराखंड को। और ये पहले भी अस्थिरता की स्थिति रही है 20 सालों में। मैं आपको बताऊं प्रियंका जी कि 6 मुख्यमंत्री 10 साल इनका, 10 साल हमारा, 6 मुख्यमंत्री इन्होंने दिए, हमारे 3 हुए। इससे अंदाजा लगाइए कि भारतीय जनता पार्टी में कितना। ठीक है आरपी रतूरी जी, कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें कहा जा रहा है कि विधायक कुछ बातों से या त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार के रवैये से नाराज हैं और ये नाराजगी उत्तराखंड बीजेपी नहीं संभाल पा रही है, इसीलिए देहरादून से दिल्ली तक बात पहुंच गई है। लेकिन अगर पूरे पिछले 10 से 20 साल का अगर सिनेरियो देखें अनिल मिश्रा जी, बहुत सहज है उत्तराखंड की राजनीति में ये कि एक सीएम से काम नहीं चल रहा या उससे कोई नाराजगी है तो दूसरा चेहरा ले आते हैं। यहाँ भी ऐसी खबरें हैं कि 2-4 नाम ऐसे लग रहे हैं जिन पर शायद बातचीत चल रही है कि विधायक अगर नाराज गए या गुटबाजी कर रहे हैं या त्रिवेंद्र सिंह रावत से नहीं संभल रहा है प्रदेश तो किसी और को कमान दी जाए। लेकिन क्या उत्तराखंड की किस्मत में यही है कि 10 साल में 9 सीएम बन गए, सिर्फ एक सरकार ने एक सीएम से काम चलाया, वरना सभी ने 2-2, 3-3 नाम को आजमाया। प्रदेश से अलग हटा और एक नया राज्य बना, तो उसकी जिस ढंग से परिकल्पना की गई कि जिस कारण से उत्तराखंड का एक को बनाया गया था, उसका एक रूपरेखा तय की गई थी, वो आज तक प्रारूप पूरा हो नहीं पा रहा है। और उसके पीछे बहुत बड़ा राजनीति और राजनीति की जो गांव पेच होता है वो रहता है। पहले दिन से अगर आप देखें तो जिस तरह से चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो चाहे भाजपा की सरकार रही हो, राजनीतिक जो उठा पटक होती है वो हमेशा होती रहती है। उसके पीछे बहुत से कारण भी है। एक तो भौगोलिक स्थिति वहाँ की ऐसी है और वो जिस तरह से कई खंडों में एक तरह से बटा हुआ है, तो उन चीजों को कंट्रोल कर पाना शायद अभी नारायण दत्त तिवारी को छोड़कर और कोई संभव नहीं कर पाया। नहीं, लेकिन फिर ये कौन सा रास्ता हुआ कि अगर त्रिवेंद्र सिंह रावत नहीं तो भगत सिंह कोश्यारी नहीं तो धन सिंह रावत, ये कौन सा तरीका हुआ? ये तो ट्रेंड बना दिया उत्तराखंड के सियासी समीकरणों ने कि आज एक चेहरा से नाराजगी, कल दूसरे चेहरे की तैयारी। 5 राज्यों में चुनाव है और उस समय ये संकट है। जी, उसका कारण मैं बताता हूँ कि जब चुनाव हुआ और जिस ढंग से जनता ने वहाँ भाजपा को बहुमत दिया, तो जैसा भाजपा का उत्तराखंड नहीं कई प्रदेशों में आपने देखा होगा कि जो मुख्यमंत्री का चेहरा डाला गया वो बड़ा आश्चर्यजनक रहा, चाहे वो हरियाणा का रहा हो चाहे महाराष्ट्र का रहा हो, तो ठीक उसी तरह कुछ उत्तराखंड का भी था। और अगर आप ध्यान दें तो वहाँ कई बड़े नेता जो जमीन पर संघर्ष करते हुए उत्तराखंड के अलग करने की लड़ाई से लेकर उत्तराखंड को इस स्थिति में पहुंचाने तक का संघर्ष किया था, उन नेताओं को कट करके रावत साहब मुख्यमंत्री पद दिया गया था। तो कहीं न कहीं विरोध के स्वर तो पहले दिन शुरू हो गए थे, लेकिन दिन पे दिन जिस ढंग से कार्यशैली थी और चीजों को आगे बढ़ाया जा रहा था, तो असंतुष्ट नेताओं की संख्या बढ़ती जा रही थी। लेकिन केंद्र के दबाव में या जिस ढंग से भाजपा में इस वक्त एक अनुशासन की बात कही जाती या कहिए कि 1 या 2 नेताओं का प्रेशर रहता है, उसके तहत ये दबा हुआ था। लेकिन पिछले साल भर से ये बगावत से कई कारणों से निखर कर सामने। अनिल मिश्रा जी, कुछ और सवाल आपसे ले, उससे पहले एक बड़ी अपडेट आ रही है। उत्तराखंड के अंदर जो सियासी संकट इस समय दिख रहा है उसमें अपडेट ये कि त्रिवेंद्र सिंह रावत अपना पद भी छोड़ सकते हैं। दिल्ली के अंदर पहुंचे त्रिवेंद्र सिंह रावत, बैठक शुरू करें उससे पहले सीएम के नाम के लिए कई चेहरे आगे 4 नाम ऐसे जो बताया जा रहा है कि रेस में है सीएम की। केंद्रीय नेतृत्व किसी भी नाम पर मोहर लगा सकता है अगर बातचीत में बात नहीं बनती है, बैठक में सब कुछ सही नहीं रहता है, त्रिवेंद्र सिंह रावत इस हालात को संभाल नहीं पाते हैं तो विकल्पों पर ही विचार किया जाएगा। समय की बड़ी खबर है, सीएम पद के लिए 4 नाम आगे चल रहे हैं जो न सिर्फ दिल्ली में चर्चा का विषय है बल्कि उत्तराखंड के अंदर भी। अनिल बलूनी राज्यसभा सांसद, सबसे आगे नाम है इनका कि शायद त्रिवेंद्र सिंह रावत अगर कुर्सी छोड़े या उनको हटना पड़े तो अनिल बलूनी को जिम्मेदारी मिलेगी। अजय भट्ट भी नाम चल रहा है, लोकसभा सांसद हैं नैनीताल से। अजय भट्ट के नाम पर भी खबर है कि फिलहाल केंद्रीय नेतृत्व की जहन में एक नाम ये हो सकता है, लेकिन साथ ही साथ उत्तराखंड में ही मंत्री सतपाल महाराज का नाम भी चल रहा है खबरों में कि हो सकता है उनको कोई जिम्मेदारी दी जाए। सारी कहानी वहां की विधायकों की नाराजगी को लेकर बताई गई। धन सिंह रावत का नाम चल रहा है, उच्च शिक्षा मंत्री हैं उत्तराखंड सरकार में।
किसके नाम पर मोहर लगती है? अगर त्रिवेंद्र सिंह रावत के हाथ से कुर्सी जाती है तो ये 4 नाम आगे आ रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि कुछ लोग तो दिल्ली में ऐसे भी मौजूद हैं जो शायद त्रिवेंद्र सिंह रावत से नाराज है। लेकिन एक सवाल बहुत सिंपल है इस पूरे मामले में अनिल मिश्रा जी, कि अगर त्रिवेंद्र सिंह रावत खुद ये कहते हो कि अभी जो केंद्रीय नेतृत्व बात करेगा उससे आगे पता चलेगा कि क्या होना है, मतलब संकट कोई मानने को तैयार नहीं है, क्या अभी भी एक तरह से कवर करने की कोशिश की जा रही कि कुछ डैमेज नहीं हुआ है, शायद बात संभल जाएगी? क्या ये सब कुछ त्रिवेंद्र सिंह रावत और आज जो 2 से 3 नाम कहा जा रहा है केंद्रीय नेतृत्व से बैठेंगे और बात करेंगे, इस मीटिंग पर निर्भर करेगा या फिर समय मिल सकता है त्रिवेंद्र सिंह रावत को सब कुछ डैमेज कंट्रोल करने के लिए? देखिए, ये तो राजनीतिक बयानबाजी होती है, राजनीति के एक नहीं, आप देखिए ना, पिछले 2 से 3 दिन में एक के बाद एक घटनाक्रम, वो तो यही बता रहा है कि अब शायद ये मामला नहीं टलेगा। बिल्कुल निश्चित रूप से ये, क्योंकि भाजपा हो या कोई पार्टी हो तो अपने इंटरनल मैटर को किसी तरह हाईलाइट नहीं होने देना चाहती है, वरना बजट के दौरान जिस ढंग से सत्र की समाप्ति की गई, सारे नेताओं को जो जहां जहां थे उनको बुलाया गया, रमन सिंह का जाना, दुष्यंत सिंह जाना और आज दिल्ली में उपस्थिति और उस तरह से मीटिंग, ये तो साफ है कि संकट कोई बड़ा है। अब संकट को किस तरह मैनेज किया जाएगा, केंद्र सरकार के ऊपर पूरा डिपेंड है और केंद्र सरकार का पूरा प्रयास। देखिए, वो इस वक्त त्रिवेंद्र रावत जी को टारगेट नहीं लेके चलेगी, अनिल बलूनी, अजय भट्टले, उनका टारगेट साल भर बाद जो चुनाव होना है वो उसको उद्देश्य से आगे बढ़ेंगे। तो क्योंकि विधायकों की नाराजगी और बजट सत्र में जिस ढंग से हम लोगों को खबर मिली कि कहीं ये स्थिति ना आ जाए, बजट पास होने की नौबत ना आए और एक स्थिति खराब हो जाए, तो जब बगावत के सुर इतने ज्यादा बिगड़ गए हैं तब केंद्र को उसमें दखल देना पड़ा है, जिसमें वो अपने प्रभारी और रमन सिंह को वहां भेजते हैं। वहां भी बात जब नहीं बनती तो इसीलिए उसको दिल्ली बुलाया जाता है और दिल्ली में आज की जो मीटिंग है, लगभग ऐसी जो हम लोगों को खबरें मिल रही है उसमें ये निश्चित है कि रावत साहब के द्वारा जो अभी तक की एक प्रक्रिया थी उससे उनके अपने ही विधायक नाराज थे। यहाँ तक कि आपदा जो अभी आई थी, आपदा में भी कुछ कार्यों को लेकर रावत जी के कार्यशैली पर कुछ प्रश्न चिन्ह लगे थे। तो इन चीजों को बैलेंस करने के लिए और दूसरी तरफ क्योंकि भाजपा हमेशा एक युवा और यंग नेताओं के आगे, और क्योंकि चुनाव है तो सब कुछ जिसको कहते हैं बैलेंस करना, उसमें अनिल बलूनी और अजय भट्ट का नाम जोरों पर है और शायद सियासत को पूरी तरह से अपने पाले में करने के लिए ये 2 कार्य में से कोई एक कार्य का प्रयोग किया जाए जिससे आगे के चुनाव की राह इनकी आसान हो जाए। और क्योंकि मुख्यमंत्री 18 मार्च को 4 साल पूरे होने पर कार्यक्रमों की दिशा भी देख रहे होंगे, तैयारियां भी कर रहे होंगे, आज भी कहीं कार्यक्रम था, कल भी कहीं कार्यक्रम था, और ये सब कुछ अगर छोड़कर दिल्ली में मुख्यमंत्री बैठे हों तो कैसे माना जाए विजय खेरा जी कि पार्टी के अंदर कलह नहीं है? आपकी आवाज कम हो गई प्रियंका जी। आपको आवाज मिल रही है? आवाज कम हो सुनाई दी, आपकी सुनाई नहीं दिया ठीक से। मैं ये कह रही हूँ कि कैसे मान ले कि पार्टी के अंदर कलह नहीं है? कल भी कहीं कार्यक्रम था मुख्यमंत्री का, आज भी कहीं कार्यक्रम था, 18 मार्च को 4 साल पूरे हो रहे हैं, आपको तैयारी करनी चाहिए ये बताने की कि उपलब्धियां क्या क्या हैं, यहाँ आप असमंजस में हैं। ये भी उसका एक हिस्सा है, विधायकों से बात करना, उनकी शिकायतें सुनना, उनको संतुष्ट करना, चुनाव के वर्ष में उनके क्षेत्रीय समस्याओं के बारे में चर्चा करना, मुख्यमंत्री के साथ उनका कोऑर्डिनेशन करना, ये भी उसी का एक हिस्सा है जो विधानसभा का काम है, उसी का एक राजनीति। देखिए, अभी आपसे एक सवाल आरपी रतूरी जी ने भी पूछा, जरूरी क्या है? उत्तराखंड के लोगों ने आपको चुना उनके लिए काम करना कि अपने विधायकों की नाराजगी दूर करना, उनके लिए रजामंदी के लिए मीटिंग पर मीटिंग करना और सत्र से बाहर निकल जाना? 1 साल के अंदर 365 इंटू 5, 4 साल मान लीजिए कितने दिन होते हैं, उसमें से अगर 4 दिन के लिए कोई चर्चा के लिए यहाँ चला जाए और पर्यवेक्षक वहां चला जाए, वहां से आके यहाँ रिपोर्ट देता है, मुख्यमंत्री आगे बात करते हैं, तो इसके अंदर 2 या 4 दिन के अंदर पूरे 4 साल का विकास रुक गया क्या? तो अभी कह रहे थे हमारे और हमारे साथ जो पैनल में है कि वहां जाके और वो भी कुछ नहीं कर पाए, वो कुछ करने थोड़ी जाते हैं, पर्यवेक्षक कुछ करते नहीं है, पर्यवेक्षक सबकी बातें सुन के, वहाँ का माहौल जान के, उनकी राजनीतिक स्थिति समझ के, चर्चा करके वापिस आके यहाँ केंद्र रिपोर्ट देते हैं, वो निर्णय थोड़ी ना लेते हैं। लेकिन पर्यवेक्षक को भी तो मालूम होगा कि सत्र चल रहा है, विधायक तो होंगे नहीं देहरादून में। हाँ, सत्र चल रहा है तो क्या हुआ, सत्र चल रहा है और सत्र में बीजेपी के नेता से प्रश्न पूछना चाहता हूं जवाब पर, अगर आपकी इजाजत हो।
विजय खेरा जी, सवाल आपसे अनिल मिश्रा जी का भी है, पूछिए अनिल मिश्रा जी। जी देखिए, आप भाजपा के प्रवक्ता हैं, नेता हैं और काफी वरिष्ठ भी हैं। आपका इस तरह का जवाब देना अच्छा नहीं लगता है कि एक कोई आम दिन की घटना नहीं है कि मुख्यमंत्री या नेता सारे आके दिल्ली में बैठ गए हैं। सदन जब चलता है, चाहे वो लोकसभा राज्यसभा हो या किसी प्रदेश की विधानसभा हो, विधानसभा में सदन चलना और सदन के दौरान बजट का दौर चल रहा हो, जहाँ इतनी महत्वपूर्ण बातें होती हैं, वहाँ सदन को छोड़कर बिना जवाब दिए सत्र को स्थगित करके दिल्ली आना, और उसको आप इतने हल्के में कह दे रहे हैं कि 4 साल काम किया और 4 दिन के लिए चले गए, तो ऐसा क्या हो जाता है? तो शायद मुझे लगता है कि ये एक जवाब ठीक नहीं होगा क्या कि सत्र को बीच में ब्रेक करना, जवाबों को न देना, ठीक है विजय खेरा जी, जवाब दीजिए। 2 चीजें हैं, आपने कहा कि वो 4 दिन में बहुत डिस्टर्बेंस नहीं आएगा, लेकिन हकीकत तो ये है कि कोई भी पर्यवेक्षक इस बात से अनजान नहीं होगा कि सत्र चल रहा है। जानबूझकर आपकी फजीहत नहीं करवाएगा कोई। ये बात विकास के संदर्भ में मैंने बोली थी। जहां तक इसका सवाल है, हमने आपसे पहले कहा कि भारतीय जनता पार्टी का इतना भारी बहुमत है जो कल्पना से परे था, तो वहां पर हमारी 3/4 ज्यादा मेजोरिटी है, और इसलिए छोटे से स्टेट में इतनी बड़ी संख्या में विधायक जीतने के बाद और 15% चूंकि रिजर्वेशन है मंत्री बनने के लिए, हर एक की एस्पायरेशन होती है। इस बीच में एक भी बार विस्तार नहीं हुआ है 4 सालों में कभी भी। विस्तार की उम्मीद थी, लोगों को रही होगी जरूर, तो ये तो प्राकृतिक चीज है। अगर ये बात सामने आई है, उसमें हाईकमांड ने पर्यवेक्षक वहां भेजे हैं, पर्यवेक्षक ने वहां सबसे बातें की है, तो ये आंतरिक मामला है, ये तो रहेंगे। विजय खेरा जी, आपकी बातों से लग रहा है कि बहुत ज्यादा जानकारी शायद इस समय बीजेपी भी खुलकर नहीं दे पा रही है, कि अगर सब कुछ सेटल हो जाता है तो डिस्कशन का फायदा नहीं होगा, और अगर कुछ बिगड़ता है तो सबके सामने होगा। इसी पर हमने बात करनी चाहिए। हमने जानना चाहा कि आखिर उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री को क्या मालूम है इस पूरे घटनाक्रम के बारे में। आप भी सुनिएगा जरा, क्या उन्होंने कहा। अरविंद पांडे से बातचीत हम आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड के अंदर हलचल है और मंत्री क्या जवाब दे रहे हैं, सुनिए। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री श्री जी। जिस तरीके से लगातार उत्तराखंड में एक राजनीतिक उथल पुथल देखने को मिल रही है, क्या लग रहा है ये जो विधायकों और सांसदों में जो विवाद चल रहा है, मुख्यमंत्री जी को लेकर विवाद चल रहा है, इसको किस तरीके से देखते हैं? उत्तराखंड के अंदर 70 में से 57 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं, और वहाँ की जनता को प्रदेश सरकार से बहुत उम्मीदें हैं, और इसी उम्मीदों को लेकर इतना बड़ा बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिला। और हमारे मुख्यमंत्री जी, सभी मंत्री, सभी विधायक एकजुट होकर उस बहुमत को सम्मान देने का काम कर रहे हैं। प्रदेश के अंदर विकास के काम में हम लोग लगे हुए हैं। कहीं से कहीं तक इस प्रकार की जो भी बातें हैं कि मुख्यमंत्री में या मंत्रियों में या विधायकों में कोई आपसी मनमुटाव है, ऐसा कहीं से कहीं तक नहीं है। सब लोग एकजुट होकर प्रदेश के विकास के लिए काम कर रहे हैं। सर, जब कहीं ना कहीं उथल पुथल में कहीं ना कहीं अगर विवाद की स्थिति पैदा होती है तो देखा जाता है कि विकास बाधित हो जाता है। ऐसे में जो आपसी कलह है वो कैसे खत्म हो पाएगी, और जो तमाम जो खबरें चल रही हैं उस पर आपका इस पर क्या प्रतिक्रिया है, क्या बयान है? देखिए भाई साहब, हमारे यहाँ व्यक्तिगत तो कुछ ऐसा होता ही नहीं है कि व्यक्तिगत हमारे किसी कोई मनमुटाव हो। हमारे यहाँ संगठन बड़ा होता है, व्यक्ति बड़ा नहीं होता है। ये तो दूसरे दल हैं, वामपंथी लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं, उनके यहाँ व्यक्ति बड़ा होता है, संगठन कुछ नहीं होता वहाँ। हमारे यहाँ संगठन बड़ा है, और हमारे यहाँ आपस में, मैंने आपसे पहले ही कहा कि 57 विधायकों की बहुमत की सरकार है। हमारे पास कोई गुंजाइश नहीं है विकास के काम के अलावा। प्रदेश को जिन कल्पनाओं को लेकर अटल जी ने बनाया, उस प्रदेश को नई दिशा देना, वहाँ की जो मूल भावनाएं हैं, उन मूल भावनाओं को सम्मान देते हुए प्रदेश को आगे बढ़ाने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। और उसी नाते हम लोग बड़े मन के साथ, सब लोग एकजुट होकर एक मन के साथ हम लोग प्रदेश के विकास में लगे हुए हैं, और इसमें कहीं से कहीं तक कोई बाधा नाम की गुंजाइश नहीं आने देंगे। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे। विमल के साथ केशव मोहन मिश्रा, JK24/7 न्यूज। उत्तराखंड से जुड़े तमाम बीजेपी के नेता, दिल्ली बीजेपी, यहां तक कि उत्तराखंड के बीजेपी की सरकार के मंत्री भी कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड के हरीश रावत ने एक ट्वीट किया है और ये बताया है कि बीजेपी के अंदर खाते कितनी बड़ी कलह हो सकती है। उत्तराखंड बीजेपी में सत्ता की
खुली लड़ाई नजर आ रही है और ये बेहद चिंताजनक है। कुछ उजाड़ू बल जिनको बीजेपी पैसा रूपी घास दिखाकर हमारे घर से चुरा कर ले गई, उसका आनंद अब बीजेपी को आ रहा है। उनमें से कुछ तो उजाड़ू ही नहीं बल्कि मार खोली भी हैं। बीजेपी ने जो बोया उसको काटना पड़ेगा। 2017 में केवल मुझको काटना पड़ा, ये क्योंकि पिछले कुछ वर्षों के दौरान एक सीएम से काम नहीं चला, हर सरकार में 2-2 नाम कम से कम रहे। एक और बड़ी खबर, उत्तराखंड की सियासत से जुड़ी अहम जानकारी आपको दे दें। जेपी नड्डा की गृह मंत्री से मुलाकात हुई है। उत्तराखंड में एक तरफ संकट है और दिल्ली में बैठक पर बैठक, संसद भवन में केंद्रीय नेतृत्व की बैठक चल रही है। समय की बड़ी अपडेट आपको दे दें, थोड़ी देर में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी पहुंचने वाले हैं। समय जानकारी ये आ रही है कि सिर्फ त्रिवेंद्र सिंह रावत नहीं, केंद्रीय नेतृत्व को भी इस बात की चिंता है कि उत्तराखंड के अंदर आखिर क्या हो रहा है। त्रिवेंद्र सिंह रावत क्या वाकई में सरकार नहीं संभाल पा रहे या विधायकों की नाराजगी दूर नहीं कर पा रहे हैं? ऐसे कई सवाल हैं जिसको लेकर त्रिवेंद्र सिंह रावत को जवाब देना होगा। इस समय की बड़ी खबर उत्तराखंड की सियासत से ये कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने विधायकों को दिल्ली बुला लिया है। एक और बड़ी खबर, तमाम विधायक इस समय दिल्ली का रुख करेंगे। अपने समर्थक वाले विधायकों को कहा है कि जल्द से जल्द दिल्ली पहुंच जाएं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मुलाकात कर सकते हैं। हालांकि कहा गया कि समय नहीं मिल पा रहा है। जेपी नड्डा के साथ कब त्रिवेंद्र सिंह रावत बैठेंगे जानकारी नहीं आ रही है, लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत के सामने वो घड़ी आ गई है जब वो अपने समर्थक विधायकों को दिखाएं, केंद्रीय नेतृत्व के सामने पेश करते हैं या फिर उस संख्या बल का क्या करते हैं। पहले तो गैरसैंण से देहरादून, अब देहरादून से सीएम का दिल्ली आना और तमाम विधायकों को समर्थकों को दिल्ली बुलाना, क्या ये इशारा करता है इस समय? जल्दी से छोटा सा जवाब दीजिए डॉक्टर विजय खेड़ा जी। अभी भी आप कहेंगे सब ठीक है? हाँ, अभी तो सब ठीक ही है। हम तो अभी एक रावत जी जो पूर्व मुख्यमंत्री बोल रहे थे, चिंता का विषय और ये इतना ना हो रहा गंभीर है, उनको मैं याद दिला दूं कि जब वो राज्य मंत्री थे केंद्र में श्रम मंत्री विभाग में, तब मुख्यमंत्री बनने के लिए ऐसे तड़प गए थे कि पार्टी छोड़ के चल दिए थे। इन्हें मनाने गए थे, फिर दोबारा आए थे ये, उसके बाद इनको मुख्यमंत्री बनाया गया था। ये क्या हमको बता रहे हैं? हम अपनी बात याद रखें पहले। मुख्यमंत्री साहब, अच्छी तरह मुझे याद है ये घटना, कई दिन तक ये गायब रहे थे, उस समय छोड़ के जा रहे थे पार्टी छोड़ के कांग्रेस। खैर, ये तो उनकी बात हुई, लेकिन हमारे यहाँ जहाँ तक सवाल है भारतीय जनता पार्टी का, अभी जैसे शिक्षा मंत्री बोल रहे थे, एक बड़ा अनुशासित कार्यक्रम है यहाँ पर। कहीं कोई विधायक, कोई मंत्री अभी न प्रेस में गया, न किसी ने बोला कि हम संतुष्ट हैं, हमारा ये हो रहा, हमारा वो, ऐसा कोई बात नहीं आई है। जहाँ तक नेतृत्व का सवाल है, के कारण हमारा भारी लेकिन विजय खेड़ा जी, आपने शायद सही से नहीं सुना। समर्थक विधायक, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि आपको बताना पड़ेगा कि आपको अगर सीएम बने रहना है तो आपके पास कितने विधायक हैं। ये प्रक्रिया भी कोई नई नहीं है। जब नेता भी चुना जाता है, आम बात हो गई है। एक मिनट, जब नेता चुना जाता है पार्टी का मुख्यमंत्री के लिए, तब भी वो विधायकों की मेजोरिटी से ही चुना जाता है। पहले दिन ही उनको विधानसभा। आरपी रतौरी जी, क्या दिल्ली में परेड करवाएंगे त्रिवेंद्र सिंह रावत कुर्सी पर बैठे रहने के लिए? ये सब परेड का काम किसी और पार्टी में होता होगा, भारतीय जनता पार्टी में ना परेड होती है। देहरादून में बुलाया, अब तो दिल्ली के लिए आदेश है सीधा। सब विश्वास से होता है। आरपी रतौरी जी, आवाज मिल रही है आपको? विधायक दल का नेता वही चुना जाता है जिसके साथ बोलना बंद करेंगे तभी। ठीक है विजय जी, आपकी बात पूरी होगी। जल्दी से बताइए आरपी रतौरी जी, क्या कहता है आपका अनुभव? कांग्रेस भी तो ऐसी तो सीएम बदलती रही कि एक के नाम पर सहमति नहीं है, एक के नाम पर आरोप लग रहे हैं, चले दूसरा बुला लेते हैं। प्रियंका जी, ये कोई नई बात नहीं है। आज भाजपा में जो असंतोष है ये बहुत दिनों से है। 57 विधायक लोगों ने दिया था कि हमारा उत्तराखंड का बहुत बड़ा विकास होगा, लेकिन आप देखेंगे कि कैबिनेट की 3 सीटें माननीय त्रिवेंद्र सिंह जी जो मुख्यमंत्री, वो 3 सीटें नहीं भर पाए। तो असंतोष तो विधायकों में है। हमारे बहुत वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, चौफाल साहब, उन्होंने शिकायत की कि भ्रष्टाचार की। हर्षवान साहब है, भ्रष्टाचार की शिकायत की। हरिद्वार के तीसरानंद है, उन्होंने भ्रष्टाचार चैंपियन ने, तमाम विधायकों ने, और एक बार तो 27 विधायक भी हाईकमान से गुहार कर चुके हैं। लेकिन हठधर्मी राजनीति भी नहीं चलती है और लगातार 4 साल तक मुख्यमंत्री हठधर्मी करते रहे, किसी की बात नहीं सुनी,
किसी विधायक की बात नहीं। आप बताएं, छोटा राज्य हो चाहे बड़ा राज्य हो, सारे मंत्रालय, ऊर्जा भी अपने पास, वित्त भी अपने पास, पीडब्ल्यूडी भी अपने पास, और 3 सीटें खाली है। तो विधायक आखिर कितने दिन असंतोष को दबाए रखेंगे? ये असंतोष एक दिन उजागर हुआ। और सवाल कांग्रेस का, कांग्रेस में तो आप जानते हैं 5 साल नारायण दत्त तिवारी जी रहे, और दुर्भाग्य से केदार जो घाटी की जो हमारी आपदा थी उसे बहुगुणा साहब नहीं संभाल पाए, इसलिए बदलना पड़ा। अगर वो उसको संभाल लेते तो उनको बदलने का सवाल नहीं। हमारे अच्छा ठीक है, आप कह रहे हैं कि जैसे आपकी सरकार में किसी न किसी कारणवश सीएम को बदलना पड़ा, वैसा ही दौर बीजेपी में चल रहा है और ये थम नहीं रहा है। पिछली सरकारों में भी ऐसा होता रहा, तो अभी उत्तराखंड में ये चलेगा। हाँ, इनका कंट्रोल नहीं भ्रष्टाचार पे, इसलिए बदलना पड़ रहा। नहीं, आप लोग भी तो बदलते रहे ना, आपने भी तो कारण बताया कि मैंने कहा नहीं कि हमारे यहाँ कब बदला। नहीं प्रियंका जी, हमारे यहाँ एक बार बदलाव हुआ, केवल हुआ कि विजय बहुगुणा जी जब केदारनाथ आपदा आई थी उसको मैनेज करने में और उसको कंट्रोल करने में विफल रहे, तो कांग्रेस को उनको तत्काल हटाना पड़ा। नहीं तो उनको हटाने का कोई सवाल नहीं था। अगर वो आपदा को प्रबंधन में तेजी दिखाते और उसे कंट्रोल करते तो कहीं हटाने का सवाल नहीं था। हमने तो 5 साल तिवारी जी रखे, कोई असंतोष नहीं था। लेकिन इनके यहाँ तो जो सरकार चुनी हुई नहीं थी, अंतरिम सरकार थी, उसमें भी 2 मुख्यमंत्री देने पड़े, जो अंतरिम सरकार थी। तो असंतोष इनके यहाँ है। हम 10 साल में 3 दिए हैं, तो इन्होंने तो 10 साल में 6 दे दिए। ठीक है, लेकिन एक चीज और भी है अनिल मिश्रा जी, जैसे 2007 में हुआ था, बीजेपी ने तो वो भी दौर देखा जब एक के बाद एक सीएम उनको नए बनाने ही पड़े। अब जब दिल्ली में त्रिवेंद्र सिंह रावत के खेमे वाले विधायक आएंगे, तो इसका मतलब यही है ना कि कुर्सी बचाने की दौड़ शुरू हो गई अब। जी बिल्कुल ठीक है। देखिए, वो शॉर्ट में आपको दो बहुत महत्वपूर्ण चीज बता दूं, क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत भी अपना पूरा जोर लगा रहे हैं कि हमारी कुर्सी न जाने पाए। जितना संतोष गुट ने दबाव बनाया, उससे ज्यादा ये दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि 1 साल बचा है। सरकार फेरबदल करने पे पार्टी भी जानती है उसका नुकसान होगा। इसके लिए उन्होंने अपने समर्थक विधायकों को बुला रखा है और अपने समर्थक विधायकों के बहाने एक प्रेशर बनाएंगे केंद्र सरकार पर या पर्यवेक्षकों पर। लेकिन इसमें देखिएगा, अगर 40 से अधिक विधायकों की परेड कराने में सफल हो गए त्रिवेंद्र सिंह रावत, तो इनकी सरकार चल जाएगी। लेकिन अगर 40 के नीचे ये गए तो सरकार निश्चित रूप से बदलने का प्रयास करेगी। और दूसरा महत्वपूर्ण कारण बता दूं, ये जो अब स्थिति पैदा हो रही है, इसका कारण बिल्कुल सही है कि भाजपा सबसे बड़ी पार्टी हो गई, बिल्कुल सच है। लेकिन अगर इसमें गिना जाए तो आज आधे से ज्यादा केवल उत्तराखंड में नहीं, पूरे देश में देखा जाए तो दूसरी पार्टियों से, कांग्रेस से या अन्य पार्टियों से छोड़कर लोग आए हुए लोग हैं। जो हरकतें वो पहले या अन्य पार्टियों में हुआ करता था, जैसे कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी थी तो उसमें अक्सर या इस तरह का संतोष गुट दिखाई पड़ते थे, ठीक वही स्थिति अब भाजपा की हो गई है। केवल उत्तराखंड में नहीं, पूरे देश में। क्योंकि एक विचारधारा के लोग जो है वो तो ही है, लेकिन बाहरी लोगों को जिस ढंग से भारत में भाजपा में समावेश दिया गया और उसके बाद उनका असंतुष्ट होना या जिस लोलुप में आए हुए थे वो पूरा नहीं होता है, तो वो कहीं ना कहीं संतुष्ट होते हैं। उनको बना के रखना, उनको मना के रखना भाजपा के लिए भी उसी तरह बड़ी मुसीबत होती जा रही है, जैसा पहले की सरकारों में चाहे कांग्रेस रही हो या अन्य पार्टियों में होता आया। तो इसलिए इस सरकार को अगर त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाते हैं, दूसरे को मुख्यमंत्री बनाते हैं, तो रावत गुट के जो विधायक हैं वो कितना सपोर्ट करेंगे, ये केंद्र के लिए या यहाँ की जो टीम है पर्यवेक्षक टीम, उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती बन जाएगी। तो कहीं ना कहीं सामंजस्य बिठाने का प्रयास भाजपा की केंद्रीय नेतृत्व जरूर करेगा, लेकिन देखना है कि अभी 1-2 घंटे में पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि कौन सी चीजें किस रूप में ली जा रही है और कैसा प्रारूप तैयार किया जा रहा है। 5 राज्यों में आगे चुनाव होने हैं और अगर ये उत्तराखंड का मसला चुनावों के समय तक चलता है, खिंचता है किसी भी कारण से, क्या इसी वजह से कोशिश की जा रही है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार बच जाए? समर्थक देहरादून से आकर दिल्ली अन्यथा क्या करने वाले हैं? मुझसे पूछ रही हैं? जी
हाँ देखिए, मैं एक बात और कहना चाह रहा था कि चूंकि असम का अगर जो आपने नाम लिया चुनाव हो रहा है, तो वहां पर जो मुख्यमंत्री हैं सोनोवाल, वो भी इसी तरह बनाए गए थे, वहां भी इस तरह संतुष्ट बहुत ज्यादा हो गए थे। चुनाव के पहले तक केंद्रीय नेतृत्व ने उसको बहुत बैलेंस करने की कोशिश की, लेकिन ऐन वक्त चुनाव तक वो देर कर गए, जिसके कारण वो बैलेंस नहीं कर पाए। तो उसका नतीजा ये रहा कि अगर आप देखें तो चुनाव में एक मुख्यमंत्री के रहते हुए चेहरा उनको नहीं घोषित किया गया, और वो मोदी जी के चेहरे के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं और करें आगे हम मुख्यमंत्री डिक्लेयर करेंगे। ठीक वही दोहरा नुकसान, मतलब इस समय केंद्र नेतृत्व के सामने चाह रहे हैं कहीं चुनाव में हमसे देर न हो जाए। अगर अगले साल होने वाले चुनाव तक मसला खिंचेगा तो उस चुनावों पे असर पड़ेगा, और अगर ये मामला भी ठंडा नहीं होता तो 5 राज्यों में फिर इसकी बात जाएगी कि वहां तो आप संभाल नहीं पा रहे थे। लेकिन एक चीज बताइए, अभी विजय खेरा जी, पिछली सरकार से क्या सीखा आप लोगों ने? 3 चेहरे पिछली बार, और इस बार दूसरे पर आकर लगभग बात पहुंच ही गई है। पहले आपने कहा कि देहरादून बुला लिया गैरसैंण से, कोई बड़ी बात नहीं है, पर्यवेक्षक भेज दिए, कोई बड़ी बात नहीं है, त्रिवेंद्र सिंह रावत दिल्ली आ गए, बड़ी बात नहीं है। अब तो बड़ी बात है कि अपने विधायकों को बुलाना पड़ रहा है सीएम को। आप प्रियंका जी, आपकी बात का जवाब देने से पहले मुझे आवश्यक है कांग्रेस प्रवक्ता जी की बात का जवाब देना बिल्कुल आवश्यक है जी। अभी वो कह रहे थे हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। मैं आपको 1 मिनट का आधा ही मिनट में दोनों बातें बताता हूँ। जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में था, इमरजेंसी में बहुगुणा जी को रातों रात बुला के नारायण तिवारी जी को भेज दिया गया था। 84 में नारायण तिवारी जी मुख्यमंत्री बने, कुछ ही महीने में वीर बहादुर सिंह को बदल दिया गया था। फिर चुनाव आए तो बहादुर सिंह को हटा के फिर नारायण तिवारी जी को बना दिया था। मैं कितनी घटना, मध्य प्रदेश में अर्जुन सिंह ने मुख्यमंत्री की शपथ ली, अगले दिन उनका इस्तीफा करा के 2 दिन बाद भेज दिया गया था गवर्नर पंजाब बना के। कांग्रेस को बोलने की कुछ हकीकत कहीं ठहरती ही नहीं है, इनका तो रोज का ही काम है, इतिहास ही इसी से भरा पड़ा है। आज बुलाया उसको, ऐसा हमारे यहाँ नहीं होगा। हाई कमांड कांग्रेस में तो यहाँ से आदेश देता है, चपरासी की तरह मुख्यमंत्री बदलता रहता है कांग्रेस में, हमने आपको बता दिया, 2-2 दिन बाद हटाए गए हैं। लेकिन यहाँ पर तो ठीक करो पहले अपनी, प्रजातंत्र है। अब आपकी बात का जवाब देता हूँ, विधायकों की राय लेना एक प्रजातंत्र का हिस्सा है, यहाँ डेमोक्रेसी है, सबकी बात सुनने के बाद सबका फैसला अगर है तो कौन सी एक राज्य सरकार का नाम बताइए जब विधायक दिल्ली में आए हों, मुख्यमंत्री पहले आए हों और पीछे पीछे उन्होंने कहा विधायकों को आ जाइए दिल्ली, ऐसा कहाँ होता है? क्यों नहीं? बड़े पद पे बताइए, कौन से राज्य के मुख्यमंत्री को आपने दिल्ली बुलाकर मीटिंग की और बाद में कहा आपने राष्ट्रीय प्रवक्ता की ये भाषा होती है? विधायकों की राय लेना, उनको बुलाना, उनसे सलाह लेना, उनको समझना। विजय खेरा जी, विधायकों ने मुख्यमंत्री चुना है आपसे बात करने के लिए, जनता के सामने बात रखने के लिए। विधायकों का काम जो है वो विधायकों को मालूम है, लेकिन अगर मुख्यमंत्री दिल्ली में आते और कहते हैं सब ठीक है, और कुछ ही देर बाद खबर आती है कि विधायकों को बुलाना पड़ेगा और विधायकों को बुला लिया गया है, केंद्रीय नेतृत्व को क्या दिलचस्पी है कि 1 साल बाद चुनाव है, उससे पहले तमाम अपने समर्थक विधायकों को बुलाकर त्रिवेंद्र सिंह रावत को दिखाना पड़े कि कितने विधायक हैं? केंद्रीय नेतृत्व को बधाई देना चाहिए कि प्रजातंत्र को जिंदा रखने के लिए सारे विधायकों से पूछ के उनकी राय ली जा रही है, चाहे 1 साल हो, चाहे 6 महीने हो, चाहे 1 दिन हो, जब भी आवश्यक हो तब उनसे पूछना चाहिए, उनकी समस्याएं सुनना चाहिए केंद्रीय नेतृत्व को, और त्रिवेंद्र सिंह जी के साथ बैठ के बात करना चाहिए कि क्या बात है। तो प्रजातंत्र का यही एक हिस्सा है और प्रजातंत्र ऐसे ही चलता है, ये डिक्टेटरशिप यहाँ चलती नहीं भारतीय जनता पार्टी में। इसलिए विधायकों की राय लेना, उनसे पूछना, उनकी समस्याएं जानना, अगर मुख्यमंत्री से किसी विधायक को कोई शिकायत है, क्षेत्र के बारे में कुछ कहना है, कोई बात है तो उसको सुनना चाहिए। लेकिन ये कैसे तय होगा कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जिन विधायकों को बुला रहे हैं उन्हीं को समस्या है, बाकी विधायकों को नहीं होगी? नहीं, वो सारों से ही पूछा जाएगा। अभी बाकी पर्यवेक्षक गए इसीलिए थे ना। इसका मतलब ये कि देहरादून से बात निकल गई है, वहां नहीं संभाली जा सकती अब? बात यही ही संभाली जाती है। देहरादून में पर्यवेक्षक सिर्फ जाके रिपोर्ट देते हैं, यही राजनीतिक सारी पार्टियों का यही सिस्टम है, यही नियम है, उनका काम है पर्यवेक्षक का जाना, अपनी रिपोर्ट लाके सारी बातें सुन के यहाँ हाईकमांड को बनाना, फिर पूरे का पूरा हाईकमांड बैठता है और फिर प्रजातंत्र ढंग से उसको तय किया जाता है कि क्या होना है क्या नहीं होना है। लेकिन मुझे नहीं दिखाई पड़ता है कि कोई ऐसी समस्या लग रही है, मेरे ख्याल से। ठीक है विजय खेरा जी, आप जो कह रहे हैं मैं समझ सकती हूँ, उसके पीछे भी बहुत सारे कारण हैं कि कैसे इस बात को बताया जाए कि मुद्दा पहुंचा कहाँ है। लेकिन अनिल मिश्रा जी, जल्दी से एक बात का जवाब दीजिए, कोई भी दूर दूर तक आपको कोई ऐसा उदाहरण नजर आता हो कि जहां मुख्यमंत्री मिलने दिल्ली आते हो और दिल्ली में फिर विधायकों को बुलाने की खबरें आती हों? मतलब तो यही है कि अब दिल्ली तय करेगी, त्रिवेंद्र सिंह रावत रहेंगे, कोई और आएगा, या जो विधायक अभी दिल्ली पहुंचेंगे उनकी शिकायतें दूर करनी है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत से जो लोग नाराज हैं उनको सुनना है?
जी बिल्कुल ठीक था आपने। देखिए अब कहना नहीं चाहिए, लेकिन भाजपा पार्टी में ये एक कमी पाई जाती है कि दूसरे पे ये बहुत आरोप लगाते हैं, दूसरों की कमियों को बहुत दिखाते हैं, लेकिन इनके शासनकाल में या इनकी पार्टी में ऐसी ऐसी हरकतें होती हैं जो इतिहास में कभी नहीं हुआ रहता है। अब ये देखिए भाजपा के प्रवक्ता कितने हल्के में इस बात को कितनी अच्छी से सफाई दे रहे हैं कि वो विकास पर या असंतुष्ट नेताओं की बातचीत के लिए बुलाया जा रहा है। अगर आप ध्यान दें तो ये कितना देश की राजनीति के लिए या देश के लिए, प्रदेश के लिए कितना एक जनक होगा कि प्रदेश का मुख्यमंत्री भी आके दिल्ली में बैठे और जो सरकार बनाते हैं उन विधायकों की परेड कराई जाती है राज्यपाल या राष्ट्रपति के सामने। अब स्थिति ये आ गई है कि पार्टी के अंदर इतनी बड़ी कला है कि 2 गुट प्रदेश अध्यक्ष या प्रभारी के सामने अपने अपने समर्थक विधायकों की परेड कराने जा रहे हैं। ये भी शायद मेरे ख्याल से भारतीय इतिहास में कभी नहीं हुआ है। तो ये कहना कि ये हल्के में है या समस्याएं नहीं है या निकल जाएंगी, अगर समस्याएं हैं तो मुझे लगता है कि भाजपा के प्रवक्ता को स्वीकारना चाहिए, भाजपा के नेताओं को स्वीकारना चाहिए जहां निश्चित रूप से है। और उसका सबसे बड़ा कारण मैं आपको बताई दे रहा हूं कि चूंकि अगले साल चुनाव होना है, चुनाव में के पहले कहीं सरकार सत्ता हाथ से न निकल जाए, ये केंद्र की सबसे बड़ी एक चिंता का विषय है। और चूंकि वो मैनेज करने का प्रयास कर रही है कि इन्हीं की सत्ता में रहते हुए चुनाव हो, ऐसा ना हो कि चुनाव के पहले ही सत्ता चली जाए, जिससे इनकी सारी राजनीति जो एक चुनाव लड़ने लेकिन अनिल मिश्रा जी, जैसे आरपी रतूरी कह रहे हैं और कांग्रेस ये कह रही है कि हमने तो सदन में देखा ये कि क्यों जो व्यवहार विधायकों का है, वहां मौजूद लोगों का है, वो आसान नहीं है, एक दूसरे से बातचीत हो या जो भी तरीका उनका होगा। लेकिन क्या इसमें चीजें आपको नजर आ रही, क्यों गुटबाजी हो गई है, कोई खेमा पहले से खिलाफ खड़ा था, या फिर जिन नामों की चर्चा हो रही है वो अपनी शतरंज बिछा रहे हैं? क्या होगा ऐसा इसकी भूमिका में कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 4 साल तो सरकार चला ली, अगला 1 साल मुश्किल कर दिया है? जी बिल्कुल ठीक प्रश्न किया। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जब रावत साहब को मुख्यमंत्री बनाया गया था, असंतोष गुट उसी वक्त तैयार हो गया था, लेकिन किसी तरह, चाहे वो आप केंद्र का दबाव कह लें या रावत साहब का टैलेंट कह लें, कि वो किसी तरह चीजों को मैनेज करने के लिए आगे बढ़े। लेकिन उत्तराखंड में भाजपा के अपने स्वयं विचारधारा से प्रेरित जो जमीनों के संघर्ष किए, एक नहीं कई बड़े चेहरे हैं जो लगातार संघर्ष करते आ रहे हैं, उनको इग्नोर किया गया था। और साथ में उसी दौरान, चुनाव के दौरान, अन्य पार्टियों से कई बड़े नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया गया था। लेकिन साल दर साल जब चीजें बढ़ती चली गई और वो चीजें मैनेज नहीं हुई, तो असंतुष्ट गुट या असंतुष्ट विधायकों की संख्या बढ़ती चली गई। और उसमें जो 2 नाम आ रहा, अनिल बलूनी जी का या अजय भट्ट का, जिस ढंग से ये उभरे, उत्तराखंड की राजनीति में चेहरा उभरा, युवा चेहरा उभरा, इसीलिए उनको ले जाके केंद्र में ले जाकर कहीं न कहीं एक एडजस्ट करने का प्रयास किया गया। लेकिन चुनाव आते आते मुख्यमंत्री का मंत्रिमंडल बनाना और उसको अपने ढंग से समायोजित करना, न कि अनिल मिश्रा जी, विधायकों तक तो ठीक था, कुछ तो मंत्री ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि त्रिवेंद्र सिंह रावत इस कुर्सी पर अगले 1 साल रहे। चुनावों से पहले वो चाहते हैं कि अपना पसंद का चेहरा उनकी कुर्सी पर जाकर बैठ जाए। आरपी रतूरी जी, आपकी तरफ से क्लोजिंग कमेंट कि उत्तराखंड के अंदर अगर सब कुछ सही रहता है तो उत्तराखंड के लिए अच्छा होगा कि दूसरा ऐसा कार्यकाल होगा जिसमें एक चेहरे ने 5 साल तक काम किया, और अगर ये संकट गहराता है तो आप क्या नुकसान देख रहे हैं उत्तराखंड की जनता का? ठीक है प्रियंका जी, मैं कह रहा हूं कि प्रत्येक विधायक को जो चुनाव जीत के आ रखा है, आज उसके असंतोष का कारण सबसे बड़ा है कि वो चुनाव में जाना है उसको जी। और चुनाव में जब जाएगा तो वो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी कितनी भी अनुशासन की बात करेगी, लेकिन क्षेत्र का विकास नहीं होगा, हरदर्मी से काम नहीं चलेगा। विकास के लिए अगर विधायक तड़पता रहेगा तो ये कब तक अनुशासन की बात करेंगे, हरदर्मी की बात करेंगे? सवाल यह है कि विधायक परेशान है, भारतीय जनता पार्टी का कोई डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा, वो मुख्यमंत्री के पास जाते हैं तो वो सुन नहीं रहे हैं। और ये एक बार नहीं हुआ, ये उत्तराखंड में कई बार विधायकों ने केंद्रीय नेतृत्व को शिकायत की है, और आज जब वो असंतोष बिल्कुल सर से ऊपर पानी चला गया तो आखिर उनको ये निर्णय लेना पड़ा, बगावत की नौबत आ गई। ठीक है, आरपी रतूरी जी, अनिल मिश्रा जी और डॉक्टर विजय खेरा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग इस चर्चा का हिस्सा बने। इतना समय देकर आपने आराम से ये चीज समझाई कि उत्तराखंड में पिछले 20 साल की सियासत में कई मोड़ ऐसे आए हैं
जब सीएम के चेहरे पर उनकी कुर्सी पर संकट मंडराया है, लेकिन ये पहली बार है जब सीएम को अपने समर्थक विधायकों को दिल्ली बुलाकर ये बताना पड़े कि वो सरकार चला सकते हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरें अपने मोबाइल पर किसी भी समय कहीं भी देखने के लिए GT24/7 न्यूज की वेबसाइट पर जाएं और आज ही वेबसाइट को सब्सक्राइब करें।